गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोग अपनी लाइफ और पढ़ाई को एंजॉय करे होंगे। सो आज है 19 फरवरी 2024 डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी रहने वाला है। सो आज यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं 19 फरवरी 2024 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको हम यहाँ पे विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं आज का लेक्चर। आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है जय हिंद जय भारत। और इसी के साथ हम यहाँ पे सबसे पहले करने वाले फर्स्ट क्वेश्चन को लेने वाले हैं, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि हाल ही में अभी विश्व व्हेल दिवस कब मनाया गया है। तो विश्व व्हेल दिवस की बात करें तो हर साल कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा ये हमेशा जो है 18 फरवरी को मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये डे। तो चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे शॉर्ट नोट के थ्रू। तो फरवरी के महीने की बात करें तो तीसरे रविवार को ही हम लोग क्या मनाते हैं, तो विश्व व्हेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की बात करें तो ये सबसे, अगर बोला जाए विश्व में, अगर जो कि जलीय जीव की बात करें उसमें सबसे खूबसूरत खूबसूरत बोल सकते हैं कि ये जीव है। इसी के बारे में जो है विश्व स्तर पे जागरूकता फैलाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। और इसकी जो समुचित बोल सकते हैं कि जो प्रजातियां हैं उन सभी की देखभाल करने के लिए और किस प्रकार से जो है अब आने वाले समय में जो भी चुनौतियां हैं इन जीवों के ऊपर जो कि समुद्रों में रहते हैं, तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर उनको कैसे जो है सेफ महसूस कराया जाए। ठीक है, तो इसीलिए जो है इस दिन को मनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। वर्ल्ड व्हेल डे कब मनाते हैं, तो 18 फरवरी को मनाते हैं। क्या याद रखेंगे? 18 फरवरी को मनाते हैं। ठीक है, आइए अब जान लेते हैं इसके बारे में और बातें। तो व्हेल जो है समुद्र में रहने वाला एक स्तनधारी बोल सकते हैं कि प्राणी है, जो कि जल का सबसे बड़ा जीव होता है। ठीक है, अगर इसकी हम लंबाई की बात करें तो ये लंबाई में 30 मीटर होता है। वहीं इसके वजन की बात की जाए तो ये 180 टन के 180 टन तक ये होता है। अगर हम बात करें जैसे कि अगर जो कि हाथी होता है तो ये हाथी के बराबर माना जाता है, और एक जो कि डायनासोर जो जीव है उसके बराबर माना जाता है। तो ये भी आप लोग जो है याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सेकंड। तो हाल ही में अभी कौन जो है फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो फिट इंडिया मूवमेंट के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं इनका नाम क्या है? नरेंद्र कुमार यादव है। क्या है? तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर अगेन बिल्कुल करेक्ट हुआ। ठीक है, तो नरेंद्र कुमार यादव की बात करें जो कि फिट इंडिया मूवमेंट के लिए चुने गए हैं ब्रांड एम्बेसडर, जिनकी इमेज आप लोग देख रहे हैं, इन्हीं का नाम है नरेंद्र कुमार यादव। इनका नाम याद रखिएगा। आइए बात करते हैं इसके बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। ठीक है, तो नरेंद्र कुमार यादव की बात करें, इनको जो है फिट इंडिया मूवमेंट के लिए अभी जो है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर लिया गया है। अगर हम इनकी बात करें तो ये सबसे कम उम्र के जो है बेसिकली भारतीय राजस्व सेवा में एक अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। वहीं इन्हें चुनने का पर्पस क्या है, तो इसके पीछे कारण है कि सार्वजनिक सेवा के प्रति अपने समर्पण, जुनून और अटूट प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं। वहीं स्वास्थ्य और फिटनेस के क्षेत्र में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में भी ये उभरे हैं। वहीं फिट इंडिया मूवमेंट के बारे में बात कर ले कि कब जो है इसे स्टार्ट किया गया था, तो 29 अगस्त 2019 को जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा बेसिकली जो फिट इंडिया मूवमेंट को जो है लॉन्च किया गया था। इसी के साथ अगर हम बात करें तो ये इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ये याद रखिएगा, इसको जो है अभियानों में केंद्रित करते हुए, यानी कि बेसिकली इसका जो फिटनेस के ऊपर सबसे ज़्यादा जो है ध्यान केंद्रित करने की बात की गई है। इसमें जो है पारंपरिक खेलों को हो भी जो है प्रोत्साहित करने के लिए शामिल किया गया है। इसी के साथ इसमें इस लक्ष्य को, जो फिटनेस रहने का जो लक्ष्य है, वो हर स्कूल के स्तर पे और वहीं विश्वविद्यालय पे के जो है यहाँ पे सभी छात्रों और जितने भी वहाँ पर बोल सकते हैं कि शिक्षक लोग हैं, उन सभी को जो है हिस्सा बनाने की बात की गई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिट इंडिया मूवमेंट के बारे में क्वेश्चन बन सकता है, तो आप लोग जो है इजिली यहाँ पे आंसर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा आप में से बताइए कितने लोग जो है डेली मॉर्निंग में एक्सरसाइज करते हैं? अगर करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है यहाँ पे 4। अभी तो हाल ही में जो है अभी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जो है किस देश ने जीता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे जो है ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जो है अभी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जीत लिया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछा जाएगा तो याद रखिएगा, ये इमेज यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसी के साथ अगर हम बात करें तो भारत पर जो है बड़ी जीत को हासिल करते हुए ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जो है अंडर 19 क्रिकेट में अपना चौथा विश्व कप जो है अपने नाम कर लिया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इससे पहले कब कब जीता गया, तो 2002 में, 2010 में, वहीं 2020 में जो है इनके द्वारा जो है अंडर 19 क्रिकेट में जो है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जो है जीत हासिल की गई है, और वहीं 2024 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है 5th नंबर का। तो हाल ही में अभी 58वीं अगर हम बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, पर्सनैलिटी में भी और यहाँ पे ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी संबंधित है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट की बात करें यहाँ पे गुलजार जी को भी, और इसी के साथ जो है जगत गुरु राम भद्राचार्य को। ठीक है, तो उपयुक्त यहाँ पे जो सी ऑप्शन है ना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो गुलजार और इसी के साथ जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को जो है यहाँ पर 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो इंपॉर्टेंट है दोनों पर्सनैलिटी। आइए बात करते हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो यहाँ हम सबसे पहले पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। तो ज्ञानपीठ की अगर हम बात करें तो इसको जो है अभी चयन समिति के द्वारा गुलजार जी को चुना गया है। इसी के साथ जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को जो है 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए जो है यहाँ पर इनके नाम की घोषणा कर दी गई है। वहीं अगर आप लोगों ने जो है अगर आप लोग जो है संगीत प्रेमी रहे होंगे, या संगीत तो वैसे भी हर कोई सुनता ही है, तो अगर आप लोगों ने संगीत में अधिक ज़्यादा रुचि होगी आप लोगों की, तो आप लोगों ने जो है गुलजार जी के गाने जरूर सुने होंगे और इनका नाम भी जरूर सुना होगा। ठीक है, अगर हम बात करें इनका पूरा नाम क्या है, तो इनका नाम याद रखिएगा, क्या पता यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाए। तो क्योंकि इनका जो नाम है, ये जो जाने जाते हैं और जो ये गीत लिखते हैं, तो वो गुलजार के नाम से लिखते हैं, लेकिन इनका नाम क्या है, संपूर्ण सिंह कालरा है। ठीक है, तो ये नाम आपको याद रखना क्या है, संपूर्ण सिंह कालरा, आपको नाम याद रखना है। ये अपना जो है जो भी गीत लिखते हैं वो गुलजार के नाम से ये जाने जाते हैं, और गीत ये गुलजार के नाम से ही लिखते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो ये सबसे ज़्यादा बोले अगर हम लोग भारत में और ये विश्व में भी सब जगह सर्वश्रेष्ठ जो है कवियों में से एक माने जाते हैं। वहीं गुलजार की बात करें तो इनको जो है 2002 में उर्दू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वहीं 2013 की बात करें तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार सम्मानित किया। इसी के साथ 2004 में जो है पद्म भूषण, जो कि कम से कम 5 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में शामिल है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इन सभी चीज़ों को आपको जो है याद रखना है। इसी के साथ अगर हम बात करें जैसे कि इनका जो कि गाना है जय हो, इस गाने के लिए जो है इन्हें 2009 के लिए ऑस्कर में भी जो है इन्हें ऑस्कर के लिए भी चुना गया। वही 2010 में जो है ग्रैमी पुरस्कार भी जीता है जय हो वाले जो ये गाना है, तो इस संगीत को भी जो है चुना गया है, ये भी याद रखेंगे। अब बात कर लेते हैं राम भद्राचार्य जी के बारे में। तो इनकी आयु की बात करें तो वर्ष ये कितने साल के हैं, तो 74 वर्ष के हैं। इसी के साथ ये एक क्या है, तो इनके बारे में याद रखिएगा, यह एक प्रसिद्ध हिंदू और आध्यात्मिक नेता है, शिक्षक है, लेखक है। वही चित्रकूट में जो तुलसी पीठ के ये संस्थापक व प्रमुख हैं। इन्हीं के साथ अगर हम बात करें तो ये जो है इनके द्वारा जो है 4 महाकाव्य सहित 240 से अधिक जो है किताबें और ग्रंथ लिखी जा चुके हैं, ये आपको याद रखना है। इसी के साथ राम भद्राचार्य जी को जो है 1982 में रामानंद संप्रदाय के तहत वर्तमान में 4 जगत गुरु रामानंद आचार्य में से एक के रूप में जो है पद जो है दिया गया है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो ये 2 महीने जब अगर हम बात करें कि जब इनका जो बचपन था उस समय से अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये बचपन में जो है ये अंधे नहीं थे, लेकिन 2 महीने के बाद जो है इनकी आंखों की रोशनी चली गई। और अगर हम इनके बारे में बात करें तो ये एक बहुभाषी हैं, इन्हें कम से कम जो है 22 भाषाओं का ज्ञान है, जैसे संस्कृत, हिंदी, अवधी, मैथिली सहित जो है कई भाषाओं का इन्हें ज्ञान है, और ये कवि व लेखक हैं। इनकी बात करें तो इन्हें जो है 2015 में जो है पद्म विभूषण पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगर हम बात करें यहाँ पे ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि एक वार्षिक भारतीय साहित्य पुरस्कार है, इसे जो है किसी लेखक या साहित्य में उसके असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। इसी के साथ ये भारत का सबसे पुराना और प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कारों में से एक है, जिसे 1961 में यानी कि 1961 में से स्थापित किया गया था। यह केवल उन भारतीय लेखकों को दिया जाता है जो कि संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भारतीय भाषा और अंग्रेजी में भी लिखते हैं, उन्हें जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। लेकिन इसके बारे में एक पॉइंट याद रखना है, ये पुरस्कार जो है आपको याद रखना है कि ये मरण उपरांत यानी कि मरने के बाद जो है ये पुरस्कार नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना इसमें। अगर हम बात करें कि जो कि हमारा संविधान है उसमें जो 8वीं अनुसूची है उसमें जो 22 भाषाएं दिए गए हैं, उसमें कौन कौन सी भाषाएं हैं,
तो असमिया है, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी है, मलयालम है, मणिपुर, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और इसी के साथ डोगरो। तो ये 22 भाषाएं हैं। इन भाषाओं में अगर कोई भी लेखक जो है कोई भी रचना करता है, ठीक है, तो उसी के लिए जो है ये प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कार दिया जा रहा है। अगर हम बात कर ले यहाँ पे सिंधी भाषा को जो है कब शामिल किया गया था, तो ये याद रखिएगा 21वां जो है संविधान संशोधन किया जाता है कब, 1967 में, जिसमें जो है कोंकणी, मणिपुर और नेपाली भाषा को जो है जोड़ने की बात की गई कब, 1992 में। ठीक है, इसी के साथ कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, तो 71 जो है यहाँ पे संविधान संशोधन होता है। इसी में 92 अगर हम बात करें कि 92 जो कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है 2003 में, इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जो है जोड़ा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बने गए हैं एज इट इज, तो आपको याद रखना है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था और किस भाषा को जो है शामिल किया गया था। वही 2022 की बात करें तो 2022 में जो है इस पुरस्कार में जो है गोवा के दामोदर मोजो को जो है ये प्रदान किया गया था ये पुरस्कार। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 6। तो अभी हाल ही में जो है इम्तियाज कुरैशी का निधन हुआ है, वह कौन थे, तो याद रखिएगा ये एक सैफ थे। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो जिनकी इमेज आप लोग देख रहे हैं इन्हीं का नाम है इम्तियाज कुरैशी। तो इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो ये एक कौन थे, तो ये एक सैफ थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये भारत के प्रसिद्ध सैफ इम्तियाज कुरैशी, जिनका जो है 93 साल की उम्र में बेसिकली जो है इनका निधन हो गया है। अगर हम इनकी बात करें तो इनको जो है पद्मश्री पुरस्कार विजेता रहे हैं। इसी के साथ इन्हें जो है किस नाम से जाना जाता है, तो पाक कला प्रतिभा के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, कि नहीं, इम्तियाज कुरैशी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में भी कौन सा देश जो है मध्य पूर्व में ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ट्रेन को लॉन्च कर रहा है, तो याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी कि सऊदी अरब। ठीक है ना, तो सऊदी अरब यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, जिसके द्वारा जो है ड्रीम ऑफ डेजर्ट ट्रेन ऑफ द मिडल ईस्ट में लॉन्च किया गया है। तो अभी हाल ही में जो है सऊदी अरब के द्वारा था 2025 के अंत तक, यानी 2025 के लास्ट ईयर तक क्या होगा, यहाँ पे ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ट्रेन की सेवा को जो है शुरुआत कर दी जाएगी। इसमें बेसिकली क्या है, तो 800 मील की एक यात्रा है, जिसमें सऊदी अरब की राजधानी रियाद में शुरू होगा, जो कि जॉर्डन के साथ सीमा की ओर उत्तर से बेसिकली जो है पश्चिम की ओर जो है यात्रा कराने के लिए ये काम करेगा। और इसी के साथ जो है मार्ग में सुंदर रेगिस्तान और यूनेस्को विश्व धरोहर पुरातत्व जो कि स्थल होते हैं, उन सभी को जो है यहाँ पर आपको जो है बेसिकली घुमाने को देखने को मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ट्रेन किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो सऊदी अरब के। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 8 नंबर का क्वेश्चन है। तो अभी हाल ही में जो है किस राज्य की सरकार के द्वारा जो है उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए ईडीएक्स के साथ जो है समझौता किया गया है, तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश ने जो है अभी हाल ही में उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों को के लिए जो बेसिकली ईडीएक्स के साथ जो है साझेदारी की है। तो ऑप्शन सी क्या हो। आइए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी हाल ही में जो है किस देश ने जो है समलैंगिक विवाह को वैध बनाया है, तो याद रखिएगा ग्रीस के द्वारा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि समलैंगिक विवाह को जो है मैरिज के लिए यहाँ पर जो है शादी के लिए बिल्कुल अनुमति दे दी गई है। वो कौन सा देश बन गया है, ग्रीस बन गया है। तो ग्रीस एक जो कि बोल सकते हैं क्या है, एक ईसाई मुल्क देश है, जहाँ पर जो है चर्च के विरोध के बावजूद यहाँ पर समलैंगिक विवाह को संसद में जो है कानूनी रूप से मान्यता देने के लिए जो है बिल को पास करा दिया गया है। वहीं यहाँ पर जो है ग्रीस की संसद में जो है बिल पेश कर दिया गया है, और बिल के समर्थन में बेसिकली 176 जो है वोट पड़े हैं। इसलिए यहाँ पर जो है अब समलैंगिक विवाह को जो है मान्यता दे दी गई है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का। तो अभी हाल ही में जो है IRCTC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो इनका नाम क्या है, इनका नाम है संजय कुमार जैन। क्या नाम है, संजय कुमार जैन। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो इनको बेसिकली जो है अभी IRCTC के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो इंडियन रेलवे कैंटिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन के चेयरमैन की बात करें तो इनको जो है यहाँ पर मैनेजिंग एडिटर के पद पर जो है अभी नियुक्त किया गया है, जिनका नाम है संजय कुमार जैन। तो इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जो है लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 किसने जारी किया है, तो याद रखिएगा ये हर साल जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा। किसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
आइए बात करते हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो याद रखना है आपको कि भारत की बेसिकली रैंक कितनी आई है, तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 की बात करें तो भारत की इसमें रैंक कितनी आई है, 139 देशों में से 38 जो है रैंक हमारी आई है। अगर हम बात करें यहाँ पर लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक के बारे में, तो यह एक जो है इंटरएक्टिव बेंचमार्क टूल है जो कि देश में व्यापार व लॉजिस्टिक पर उनके प्रदर्शन में आने वाली चुनौतियों व अवसरों की पहचान करने में मदद करता है। तो इस साल जो है यानी कि 2023 की जो रिपोर्ट आई है, तो 2024 में इसमें 139 जो है कंट्रीज शामिल हुई है, इसमें से 38 जो है हमारी रैंक आई है। ये आपको याद रखना, कई बार एग्जाम में यहाँ से रैंक भी पूछ ली जाती है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि बेसिकली जो है विश्व बैंक के द्वारा कौन कौन सी जो रिपोर्ट जो है पेश की जाती है और कई बार यहाँ से क्वेश्चन भी बने हैं, तो जैसे हम बात करें तो कॉमोडिटी बाजार आउटलुक, व्यापार करना, वैश्विक आर्थिक संभावनाएं, वैश्विक वित्तीय विकास रिपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय श्रेणी सांख्यिकी, नीति अनुसंधान रिपोर्ट, गरीबी और साझा समृद्धि, विश्व विकास संकेत। इस प्रकार के जो है आपको रिपोर्ट को भी याद रखना है, एक बार अच्छे से आप लोग रीड कर लीजिएगा ताकि आपके माइंड में जो है सेव हो जाए, और जब आप लोग एग्जाम हॉल में जाए तो वहां पे जो है आप लोग जब आपके सामने ऑप्शन है तो आप लोग जो है अच्छे से जो है सॉल्व कर सके वहां पे। ठीक है, तो एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे विश्व बैंक के मालिक के बारे में, तो विश्व बैंक के बारे में यहाँ पे जान लेते हैं। तो विश्व बैंक की बात करें यहाँ पे 189 में जो है मेंबर हैं जो कि विश्व बैंक के शेयर धारक होते हैं, इसलिए बैंक के ये मालिक होते हैं। इसमें जो है अगर हम हिस्सेदारी की बात करें तो 17.25 यानी कि 17.15% की जो है इसमें हिस्सेदारी होती है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका जो कि सबसे बड़ा शेयर धारक है, जबकि 2.91% की बात करें तो इसके साथ जो है भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा शेयर धारक बना हुआ है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो 17.50% के साथ अमेरिका सबसे बड़ा जो है शेयर धारक बना हुआ है किसका, विश्व बैंक का। वहीं भारत की बात करें तो 2.9% के साथ जो है भारत जो है वर्ल्ड बैंक का 7वां सबसे बड़ा शेयर धारक बना है। वहीं आपको ये भी याद रखना है हेडक्वार्टर कहाँ पर है विश्व बैंक का, तो वहाँ तो क्या बोलेंगे आप लोग, क्या याद रखेंगे, तो वॉशिंगटन डीसी यानी कि अमेरिका में है। और इसके अध्यक्ष कौन है, तो बहुत ज्यादा चर्चे में भी रहे हैं ये, तो अजय बंगा, क्या नाम है इनका, अजय बंगा, जो कि विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड लव यू गाइस।